तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए फिजिक्स का सेट। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो भी फिजिक्स का सेट चल रहा है वो स्पेशल टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए चल रहा है, ठीक है। वो भी पी बाई क्यू यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चले चैप्टर वाइज। तो आज जो आपको चैप्टर देखने के लिए मिलेगा दोस्त प्रकाश के अपवर्तन से यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, ठीक है। देखिए आरआरबी ने दोस्त रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक के उसको एक एक करके यहां पे देखेंगे, इसलिए दोस्त वीडियो को छोड़ करके या बीच में स्किप करके मत जाइएगा, ठीक है। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं काफी सिलेक्टेड है और काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए बीच में छोड़ के मत जाइएगा। चलिए क्या करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन इस सेट में लेकर के आए हैं उसको हम क्या करते हैं कि एक एक करके देखना शुरू करते हैं। देखिएगा बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि काफी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। देखिएगा देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्या कह रहा है कि तारे जो होते हैं वो रात में आसमान में जो होते हैं वो टिमटिमाते हैं, इसका टिमटिमाने का कारण क्या है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। और कई बार जो है दोस्त ये क्वेश्चन रिपीट भी किया जा चुका है, ठीक है। देखिए जैसा कि एएलपी का एग्जाम हुआ था उसमें आप देखे होइएगा कि बहुत सारे ऐसे साइंस के क्वेश्चन थे जो रिपीट किए गए हैं, ठीक है। तो उसमें तो ज्यादा नहीं 20 क्वेश्चन के आसपास में आ रहे थे, जो बहुत कम ऐसे क्वेश्चन थे जो रिपीट हुए थे, लेकिन रिपीट हुए थे। लेकिन आप लोगों का क्या है कि 40 नंबर साइंस का पूछा जाएगा, तो 40 नंबर जो होता है एक बहुत बड़ी जो नंबर होती है, ठीक है। तो उसमें तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों को रिपीट किया जाएगा, इसलिए एक एक करके देखिएगा। और जितने भी पढ़ा रखे हैं उसको भी जाकर के पिछला वीडियो जो होगा उसको रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट डाला हुआ है, चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए इसमें देख लीजिए कि तारे जो होते हैं वो आसमान में रात के समय में क्यों टिमटिमाते हैं, ये हमें बताना है। देखिए तारे का टिमटिमाने का मेन कारण जो होता है ना वो वायुमंडल के अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण मेनली यही होता है। तो देखिएगा इसमें से अगर चारों में से ऑप्शन को देखा जाए तो दोस्त ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है कि तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हैं। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि तारे से जो प्रकाश आती है तो वो क्या होती है कि वायुमंडल के परत से होते हुए हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो वायुमंडल का जो परत होता है वो कई परतों में डिवाइडेड होता है और सारे परत का क्या होता है कि टेम्परेचर अलग अलग होता है, उसकी मोटाई भी अलग अलग होती है। तो वो मोटाई जो वायुमंडल की होती है वो एक लेंस की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो जहां मोटा परत होता है वो मोटी लेंस की तरह व्यवहार करता है, जहां पतला परत होता है वो पतली लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो जैसे ही आपका तारा से जब प्रकाश आता है तो मोटे वाले परत में आती है तो थोड़ा धीमे चलती है, अब पतली वाली परत में आती है तो वैसी तेज चलती है। इसलिए आपका क्या होता है कि तारे कभी टिमटिमाते हुई नजर आती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा देख लीजिए ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि श्वेत प्रकाश का वह घटक कहता है कि जिसका अपवर्तनांक जो है अधिक होता है वह रंग होता है, तो वह रंग कैसा होता है इसमें हमें दिखाना है चारों में से। देखिए सीधी सी बात है कि आप इस चीज को दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसका जान लीजिए कि तरंगधर्ज जिसका अधिक होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है, और जिसका तरंगधर्ज कम होता है उसका अपवर्तनांक अधिक होता है, उल्टा होता है। तरंगधर्ज पे डिपेंड करता है अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें से देख लीजिए कि किसका तरंगधर्ज जो है वो सबसे कम होगा, उसी का अपवर्तनांक जो होगा क्या होगा कि अधिक होगा, ठीक है। सबसे कम तरंगधर्ज वाले का अपवर्तनांक अधिक होता है, अधिक तरंगधर्ज वाले का अपवर्तनांक कम होता है। तो देखिएगा हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बैगनी का जो होता है तरंगधर्ज बैगनी का क्या होता है कम होता है, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा अधिक होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लीजिएगा तो अपवर्तनांक अधिकतम पूछा जा रहा है, तो अपवर्तनांक अधिकतम किसका हो जाएगा, ये सेकेंड नंबर बैगनी का अपवर्तनांक क्या होगा कि अधिकतम होगा, क्योंकि बैगनी का क्या होता है तरंगधर्ज कम होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो वो थोड़ा सा क्या होता है ना कि कैसा प्रतीत होता है, यही हमें इसमें देखना है, ठीक है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसा प्रतीत होगा। देखिए स्विमिंग पूल हो या पानी में रखा हो सिक्का हो या तालाब में तैर रही मछली हो या छड़ी जो है रखी होती है पानी में, वो कैसा प्रतीत होता है ये हमें देखना है। तो देखिए पानी जो स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल का फर्श क्या होता है दोस्त, थोड़ा सा उठा हुआ नजर आएगा, ऊपर उठा हुआ। या पानी में सिक्का रख दीजिए, सिक्का भी क्या होगा कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यही ना होता है। तो वास्तविक गहराई से वह कम गहराई हमें प्रतीत होती है, लेकिन होती नहीं है कम गहराई, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। कि प्रतीत कैसा होगा, स्विमिंग पूल का फर्श थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, वास्तविक गहराई से कम गहराई प्रतीत होता है। अब ऐसा क्यों होता है
प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, इसको भी क्वेश्चन में जोड़ देगा, अब पूछेगा इसका कारण क्या है, तो इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या होता है कि ये ऊपर उठा हुआ नजर आता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश की किरण, क्या है कि जब प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से कहता है कि विरलन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है। देखिए, जब भी संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, संघनन माध्यम वायु हो गया, विरल माध्यम कांच या पानी हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा। तो जब भी वायु से कांच में या पानी में प्रकाश प्रवेश करती है तो क्या होती है, अविलंब से दूर भाग जाती है, अविलंब से दूर भाग जाती है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि वह अविलंब से दूर जाकर के झुकती है, यानी दूर भाग जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं क्वेश्चन। चलिए अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला ये क्वेश्चन कहता है कि सूर्य से आने वाली किरणें जो होती है वो वायुमंडल के द्वारा अपवर्तित होती है। बिल्कुल होती है, वायुमंडल के प्रत्येक परत से होते हुए आती है, अपवर्तित होती हुई आती है। ठीक है, तो इसके कारण कहता है कि आभासी सूर्य अस्त जो होती है वो वास्तविक सूर्य अस्त के लगभग होता है, क्या होता है, हमें ये जानना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, कभी सूर्य अस्त दे देगा, कभी सूर्योदय दे देगा। ठीक है, तो वास्तविक जो सूर्योदय होगा उससे पहले जो है सूर्य कितने देर पहले दिखाई देगा, या वास्तविक सूर्य अस्त होता है उससे कितने देर पहले तक के जो है, बाद तक के जो है वो सूर्य अस्त हमें सूर्य दिखाई देते रहता है। तो 2 मिनट बाद तक सूर्य अस्त की अगर बात की है तो 2 मिनट बाद तक के क्या होता है कि सूर्य हमें बिल्कुल दिखाई देते रहता है। सूर्योदय से पहले क्या होता है कि 2 मिनट पहले जो है हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश का जो होता है ना वो फैलाव, ठीक है, वो क्या होता है कि जिसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो उसका कम होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य जो है अधिक होता है उसका ज्यादा हो जाता है, जिसका अधिक होता है उसका कम होता है, जिसका कम तरंग दैर्घ्य होता है उसका ज्यादा हो जाता है। तो लाल रंग का फैलाव नहीं होता है क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है कि ज्यादा होता है, तो वो हमें दिखते रहता है, जिससे उसका क्या होता है कि पता चलता है कि नहीं सूर्य अभी अस्त नहीं हुई है, सूर्य है अभी। तो वो 2 मिनट बाद तक के दिखता है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, 2 मिनट बाद तक के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश अभिलंब कहता है कि अनुदिश जो है क्या होती है कि आपतित होती है। जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश, मतलब जैसे अभिलंब है, अभिलंब क्या होता है 90 डिग्री पर सीधा खड़ा होता है, तो उसी 90 डिग्री पर जब प्रकाश क्या होगा कि आपतित होगा, तो आपतित होने पे कहता है कि हवा से होते हुए जो प्रवेश करती है, कहां, जल में प्रवेश करती है, तो उसकी प्रकाश की दिशा क्या होती है। देखिए सीधी सी बात है, अभिलंब कहता है 90 डिग्री पर अगर प्रकाश आपका आपतित हो रहा है, चाहे टॉर्च मार रहे हैं आप 90 डिग्री पर, तो वो क्या होगा, वो प्रकाश जो है किसी भी तरफ जो है मुड़ती नहीं है, वो अभिलंब के अनुदिश ही रहती है। वही थोड़ा सा उसका डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए, 90 डिग्री से अगर कम हो जाए, तब प्रकाश जाकर के पानी में जो है मुड़ती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वह अभिलंब के अनुदिश क्या होगा कि चल रही है। ठीक है, तो आपका इसमें से ऑप्शन देखिएगा तो ये 4th नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि साइन आई दे दिया है और जो है साइन आर, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, और इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जा चुके हैं ये ग्रुप डी में। देखिए ग्रुप डी कहने का मतलब होता है कि लो पोस्ट होता है, रेलवे का सबसे लो पोस्ट, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन दागे जाते हैं वो काफी हार्ड डाले जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ग्रुप डी का अगर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो सारे का जो है आप जो साइंस का क्वेश्चन जो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड ही रहता है इसमें। चलिए इसमें देख लीजिए आपका क्या कह रहा है इसमें कि साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो देखिए साइन आई और साइन आर का अनुपात कहने का मतलब क्या होता है, इसे हम 2 तरह से जानते हैं। एक तो ये अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक को हम लोग कहते हैं, दूसरा कहते हैं इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा स्नेल तो दिया नहीं है, अगर स्नेल का नियम दे देता तो सबसे पहले हम स्नेल के नियम को मार देते, लेकिन स्नेल का नियम इसमें नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, जान लीजिए कि इसमें अपवर्तनांक को टिक करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि अपवर्तनांक को हम लोग डिनोटेड करते हैं किससे, म्यू से करते हैं या तो एन से करते हैं। तो एन बराबर जो होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, और जान लीजिए या म्यू से भी इंडिकेट करते हैं इसको, तो ये दोनों का अनुपात जो है आपका क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक ही कहलाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं ये स्नेल के नियम। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है
तो क्या होगा इसमें? इसमें देख लीजिए, अगर अपवर्तनांक के मान को बढ़ाइएगा तो अपवर्तनांक के मान को अगर बढ़ाते हैं तो ये चीजें जान लीजिए कि प्रकाश का जो विचलन होता है, निर्वात में प्रकाश की विचलन वो बढ़ जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल का जो होता है ना विचलन, वो बढ़ जाएगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि माध्यम में प्रकाश की चाल की विचलन बढ़ेगा, नहीं, क्योंकि अपवर्तनांक का सूत्र ही क्या होता है कि अपवर्तनांक n बराबर जो होता है क्या आता है, c/v, मतलब कि प्रकाश के चाल के बराबर होता है। अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो निर्वात में प्रकाश की चाल का मान क्या होगा कि v बढ़ जाएगा। लेकिन माध्यम में v जो होता है वो माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। जिस भी माध्यम का हम निकालेंगे उसमें माध्यम की प्रकाश की चाल होती है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल घट जाएगा। अगर इसमें ऑप्शन देता कि मान लीजिए कि अपवर्तनांक अगर हम बढ़ा देते हैं तो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो अपवर्तनांक अगर बढ़ेगा तो माध्यम में प्रकाश की चाल घट जाएगी, ऐसे समझिएगा, ठीक है। और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है, विचलन जो होता है वो बढ़ जाएगी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रकाश की दिशा में विचलन क्या होता है, बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब क्या जल में कहता है, जल में डुबाए जाने पर, ठीक है, जल में डुबाए जाने पर क्या होता है कि क्षण जो होता है आपका, उसका जो अंतर पृष्ठ होता है वो क्या होता है कि चपटा आपको नजर आएगा या तिरछा नजर आएगा। वो किस वजह से आता है, ठीक है, ये किसका उदाहरण है ये हमको इसमें देखना है, ठीक है। या दूसरे तरीका से क्वेश्चन दे सकता है कि मान लीजिए कि ग्लास में हम क्या करते हैं कि पेंसिल को डुबाते हैं तो वो तिरछी प्रतीत होती है, ये किसका उदाहरण है। या पानी के ग्लास में क्या, ग्लास के पानी में क्या करते हैं ना, पानी वाले जो ग्लास होती है उसमें अगर सिक्का डालते हैं तो वो उभरा हुआ नजर आता है, ये किसका उदाहरण है। या पानी में पैर अगर डालते हैं तो पैर हमारी जो है तिरछी नजर आती है, ये किसका उदाहरण है। ये सभी उदाहरण है, जान लीजिए कि प्रकाश के अपवर्तन का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, किसका, प्रकाश के अपवर्तन का। ध्यान रखिएगा, ये आपका सेकेंड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रकाश के अपवर्तन का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि बारिश में, बारिश के बूंदे जो होती है, ठीक है, तो वो माध्यम से क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन की वजह से क्या होता है कि इंद्रधनुष आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जब बारिश हो जाएगी, बारिश होने के बाद प्रकाश की बूंदों से क्या होता है ना कि इंद्रधनुष बनता है, तो वो इंद्रधनुष बनता है तो उसमें जो है उसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इन चारों ऑप्शनों में से उसका मीनिंग हमें ढूंढना है कि क्या होता है। देखिए पहला तो देख लीजिए, पहला नंबर ये कह रहा है आपको कि कहता है कि सूरज की रोशनी जो होती है वो बहुरंगी होती है, ऐसा नहीं है बहुरंगी नहीं होती है, ठीक है। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर आपको क्या कह रहा है दोस्त, दूसरा नंबर ये कह रहा है कि वर्षा की बूंदों का अपवर्तनांक जो होता है वो 1 होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका कि वर्षा के बूंदों का अपवर्तनांक जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो इंद्रधनुष बनती है, इंद्रधनुष बनने के इंद्रधनुष में क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन जो है 2 बार होता है, एक बार परावर्तन होता है, ठीक है, प्रकाश के बूंदों में, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंद्रधनुष बनता है और उसका अपवर्तनांक जो होता है वो 1 होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्या कह रहा है इसमें कि वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले, अब वास्तविक सूर्य अस्त के 2 मिनट बाद तक के सूर्य का दिखाई देते रहता है, ये जो कहता है कि ये किसके कारण होता है ये हमें बताना है। तो ये इससे पहले आपको हम बता ही दिए हैं कि वास्तविक सूर्योदय से पहले 2 मिनट तक के जो है 2 मिनट पहले हमें क्या होता है कि सूर्य दिखाई देता है, या वास्तविक सूर्य अस्त के बाद भी हमें 2 मिनट तक के क्या होता है कि सूर्य अस्त जो है दिखाई देते रहता है। ये किसके कारण होता है, तो वायुमंडल के अपवर्तन के कारण होता है, ये अपवर्तन की क्रिया होती है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। इन चारों ऑप्शनों में से दोस्त ये 4th नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये चीजें हमें दिखाई देती रहती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, इसमें से हमें देखना है। तो पहला देख लीजिए, पहला नंबर क्या कह रहा है कि इंद्रधनुष का निर्माण होना। हम आपको बता दिए हैं कि इंद्रधनुष जो बनती है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अपरावर्तन के कारण, दोनों के कारण इंद्रधनुष बनती है। तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया 2 बार होती है, मतलब प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया इसमें शामिल है। तो ये तो उदाहरण है ही, लेकिन हमें चुनना है कि कौन सा उदाहरण नहीं है। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर कहता है कि तारों का टिमटिमाना, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण होता है तारों का जो टिमटिमाना होता है, तो ये भी उदाहरण है ही। तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि मानव आंख द्वारा जो होता है क्या होता है कि छवि जो निर्माण होता है वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। वो भी प्रकाश के अपवर्तन, लेंस से प्रकाश क्या होता है कि अंदर जाता है, तो वो भी अपवर्तन की क्रिया अंदर होती है, जिसकी वजह से छवि बनती है। आपका देख लीजिए 4th नंबर में कहता है कि अस्त होते हुए सूर्य का रंग जो है दिखाई देना। ये क्या होता है कि
वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से दिखता है, ये वायुमंडल के अपवर्तन की वजह से दिखता है, तो ये भी होगा नहीं। इन चारों में से अगर देखा जाए तो ये आपका क्या होगा कि ये ही थर्ड नंबर ही आंसर आपका करेक्ट होगा कि मानव का आंख में जो है छवि निर्माण होता है वो जो है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से नहीं होता है। ये उसमें क्या होता है कि प्रकाश का जो है क्या होता है ना, अपवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि पानी में रखा एक पेंसिल, पानी में एक रखा पेंसिल क्या होता है कि टेढ़ा आपको दिखाई देता है, यह किसका उदाहरण है। तो ये इससे पहले भी बता दिए थे कि पानी में रखा हुआ पेंसिल टेढ़ा अगर दिखाई देता है तो वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। ठीक है, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हीरे का जो है चमकना किसका योगदान नहीं है। तो हीरा का चमकना किसका योगदान नहीं है ये हमें कहा जा रहा है। तो देख लीजिएगा इसमें पहला नंबर कह रहा है इसमें कि कुल आंतरिक परावर्तन। तो हीरे में क्या होता है कि कुल आंतरिक परावर्तन होता है, जान लीजिए, लेकिन हमें ऐसा चुनना है कि उसमें उसका योगदान न हो, तो इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन का योगदान है ही। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर आपको कह रहा है कि हीरे का अपवर्तक सूचनांक ये भी होता है। ठीक है, तीसरा नंबर कहता है बिखराव, बिखराव भी होता है। ठीक है, होगा नहीं, कौन नहीं होगा, तो देख लीजिए ये चौथा नंबर नहीं होगा। ठीक है, हीरे का निम्न अपवर्तनांक सूचकांक कहता है नहीं, तो ये जो उदाहरण नहीं होगा। ठीक है, उसमें लो नहीं होता है, हाई होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि किसी भी माध्यम में क्या कर रहा है, किसी भी माध्यम में अगर पूर्ण जो है क्या होता है कि अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा होता है, वो किसके बराबर होता है। इन चारों में से ऑप्शन देखिए और बताना है कि अपवर्तक जो होता है उसका सूचकांक जो होता है पूर्ण अपवर्तक कह रहा है, तो पूर्ण अपवर्तक का सूचकांक आपको बताना है कि क्या होता है। देखिए पूर्ण अपवर्तक का सूचकांक जो होता है वो जान लीजिए कि एक से अधिक होता है। क्या होता है, हमेशा एक से अधिक होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जैसे कि अपवर्तनांक निकालिएगा तो म्यू बराबर या एन बराबर निकालिएगा तो क्या होता है, प्रकाश निर्वात प्रकाश की चाल बटे जो है माध्यम में प्रकाश की चाल, वो जब भी निकालिएगा तो हमेशा वो एक से बड़ा होता है। क्या होता है, हमेशा एक से बड़ा होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर करेक्ट होगा कि एक से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कहता है किस विकल्प का माध्यम कहता है, निम्नलिखित में किस विकल्प का माध्यम जो है दृष्टिगत रूप से संघनन होता है। ठीक है, दृष्टिगत रूप से संघनन होता है, ये हमें बताना है। तो ये हमें जानना है कि किसका जो है कम संघनन होता है, ये चीजें है। ठीक है, देखिए कम संघनन किसमें होगा ये हमें जानना है। देखिए सबसे कम संघनन जो होगा वो वायु में होता है। किसमें, वायु में। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि वायु में होगा। ठीक है, अब संघनन जो है कम संघनन किस पे डिपेंड करता है, अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है। प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल जो है वो अपवर्तनांक पे डिपेंड करती है। जिस भी माध्यम का ये जान लीजिए कि अपवर्तनांक अधिक होता है, जिस प्रकाश का मतलब कि अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अगर अधिक होता है तो उसमें चाल जो होती है, प्रकाश की चाल जो होती है उतना ही कम होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसी के आधार पे आप जो है ये आपका कम संघनन जो होगा फर्स्ट नंबर वायु, वो वायु में कम संघनन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि दो माध्यमों के बीच यानी मध्य सीमा पर प्रकाश के कहता है कि मुड़ने की घटना किसको प्रभावित करता है या किससे प्रभावित होता है। ये देखिए जब भी प्रकाश का मुड़ना होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो प्रकाश क्या होती है कि थोड़ी सी मुड़ जाती है, तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं कि अपवर्तनांक कहते हैं या अपवर्तन कहते हैं, यही ना कहते हैं। तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, अपवर्तन कहा जाता है इसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अगला नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए, दे दिया है, क्या दे दिया है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करती है। प्रकाश तंतु कहने का क्या मतलब होता है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर कहां यूज किया जाता है, तो ये कम्युनिकेशन जो है एरिया होता है, सेक्टर होता है, उसमें क्या होता है ना कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। जैसे बड़े बड़े टेलीकॉम कंपनी करते हैं, प्रकाश तंतु का मतलब ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। तो उसमें जो होता है प्रकाश ऑप्टिकल जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, ये हमें बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो काम करती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करती है। किस पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करती है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरफ्रेंस के सिद्धांत पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं।
अगला नंबर देख लीजिए, ये चीजें कह रहा है कि रेगिस्तान में कुछ यात्री होते हैं, यात्री जो रेगिस्तान में देखते हैं तो क्या होता है कि अक्सर देखा जाता है ये चीजें कि काफी दूर पे पानी जैसा जो है आपको दृष्टि भ्रम दिखाई देता है कि काफी दूर पे पानी है, लेकिन जब वहां पे जाइएगा तो आपको क्या होगा कि पानी बिल्कुल नजर नहीं आएगा, फिर उसके आगे आपको ऐसा भ्रम महसूस होगा। तो वो जो भ्रम महसूस होता है वो वास्तविक में होता क्या है ये हमें जानना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इन चारों में से ऑप्शन। ठीक है, ये तो हो गया कि गर्म क्षेत्र वाले जगह पे हो गया, जैसे कि रेगिस्तान हो गया, तो गर्म क्षेत्र पे ऐसा भ्रम आपको देखने के लिए मिलता है। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि ठंडे प्रदेश जो होते हैं, ठंडे देश जो होते हैं, वहां पे भी ऐसा भ्रम आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वो पानी जैसा नहीं होता है, कुछ अलग भ्रम होता है। तो उसको क्या कहा जाता है ये हमें जानना है। ठीक है, तो दो चीजें हम इसमें जान लेंगे कि ठंडे प्रदेश में एक तो रेगिस्तान मतलब कि गर्म क्षेत्र में जो है ऐसा भ्रम जो महसूस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए मृग मरीचिका कहते हैं, क्या कहते हैं, मृग मरीचिका कहते हैं, इसको याद रखिएगा, यानी मिराज कहते हैं। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ये फर्स्ट नंबर। ठीक है, कि मृग मरीचिका कहते हैं। ठीक है, देखिए ठंडे प्रदेश में भी होता है, तो ठंडे प्रदेश में ऐसा आपको घटना देखने के लिए मिलेगा तो उसे उन मरीचिका कहते हैं। क्या कहते हैं, उन मरीचिका, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए अगला नंबर। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो डैश होता है। तो हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है ये हमें जानना है। तो उसका मान जो होता है वो 2.42 के बराबर होता है। कितना, 2.42 के आसपास में होता है, ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि 2.42। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा चलिए दोस्तों, इतना क्वेश्चन जो है आपका सिलेक्टेड था प्रकाश के अपवर्तन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट था। तो इसको जो है क्या कीजिएगा कि अगर इस सबको अगर आपको लेना है पीडीएफ, तो इसको क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के वहां ज्वाइन हो जाएगा। इसका हम पीडीएफ जो है आपको क्या करेंगे कि टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हैं दोस्त फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग पहले से कर रखे हैं वो अच्छी बात है दोस्त, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी आने वाली वीडियो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए साइंस का, दोस्त आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है और काफी मदद भी करेगा आपको एग्जाम में। इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द जो है क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो लोग एलपी का एग्जाम देकर के आए हैं उन्हें पता होगा, एक बार प्रीवियस सेट निकाल करके देखिएगा, पता चल जाएगा कि कहां से क्वेश्चन आया था, कहां से नहीं आया था। ठीक है, और ई बुक जरूर परचेज कर लीजिएगा, बता देते हैं ई बुक आपको। तो ये सारे ई बुक है, ई बुक को जो है परचेज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो एएलपी के एग्जाम में आए थे, तो इसको परचेज कर लीजिएगा। एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी वाला जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का फिजिक्स का हमने क्या किया है कि टोटल फिजिक्स का 6 से लेकर के 10th तक के जो है कंप्लीट कर दिया इसमें। ठीक है, तो उसको परचेज कर लीजिएगा और एक बार इस सबको क्या कीजिए कि पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का काफी करीब है, तो इसको मिस मत कीजिएगा, पढ़ लीजिए जाकर के। सबका प्राइस देख लीजिए कि इतना ही है, इससे कम तो नहीं है, तो इसको परचेज कर लीजिएगा। चलिए अब हमें क्या कीजिए दोस्त की इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन हम लेकर के आएंगे एक नए सेट, एक नए वीडियो। ठीक है, और जो लोग टेस्ट दे रखे हैं वो अच्छी बातें हैं, जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आज रात 11 बजे तक के आप लोगों का टेस्ट जो है 95 एक्टिव है, जाकर के फटाफट टेस्ट दे लीजिए। अगर किसी तरह की समस्या है तो कॉल या मैसेज कीजिएगा। बहुत लोग कॉल या मैसेज भी किए हैं, तो उन लोगों को हमने हेल्प कर दिया है कि कैसे टेस्ट देना है। ठीक है, अगर आप लोगों को भी किसी तरह की समस्या हो रही है टेस्ट देने में, तो बिल्कुल कॉल कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा। चलिए हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले सेट अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।